फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीके एजुकेशन हब। फ्रेंड्स, आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश रेनबो पार्ट 2 पोएट्री सेक्शन का 7th चैप्टर यानी 7वां चैप्टर को समझाने जा रहा हूँ। इसका नाम है मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। फ्रेंड्स, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, इसके हिंदी को हम लोग समझते हैं। फ्रेंड्स, मैकेविटी का अर्थ, मैकेविटी जो है ये जो कैट है, ये कैट इसका नाम है। और ये जो मिस्ट्री है, मिस्ट्री का अर्थ होता है रहस्यमय। तो ये जो मैकेविटी जो है ना, वो कैसी बिल्ली है? एक मिस्ट्री कैट है यानी रहस्यमय बिल्ली है। तो फ्रेंड्स, यह एक पोएम है और पोएम को लिखने वाले को हम लोग पोएट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं इसके पोएट कौन है। तो इसके पोएट कौन है? टी.एस. एलियट। कौन है? टी.एस. एलियट। तो आइए फ्रेंड्स, इनके बारे में पढ़ते और समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो मैकेविटी द मिस्ट्री कैट, ये जो पोएम है, ये पोएम से तो क्वेश्चंस रहते ही, आपको पूछे ही जाएंगे एग्जाम में क्वेश्चंस। लेकिन इसके जो पोएट होते हैं उनके इंट्रोडक्शन से यानी उनके बायोग्राफी से भी कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इसलिए इस पोएम को पढ़ने से पहले हम टी.एस. एलियट के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। थॉमस स्टर्न्स एलियट, दोबारा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। थॉमस स्टर्न्स एलियट वॉज बॉर्न इन 1888 एंड डाइड इन 1965। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टी.एस. एलियट है, इनका पूरा नाम है थॉमस स्टर्न्स एलियट और इनका जन्म 1888 में हुआ और इनकी मृत्यु कब हो गई थी? 1965 में हो गई थी। वॉज बॉर्न इन सेंट लुइस मिसूरी USA। आइए इसके हिंदी को देखते हैं। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? सेंट लुइस। कहाँ पे हुआ? सेंट लुइस मिसूरी USA में हुआ था। आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया है। बट इवेंचुअली सेटल्ड इन इंग्लैंड। इनका जन्म कहाँ पे हुआ? USA में। इवेंचुअली मीन्स होता है अंततः यानी अंत में, लेकिन वो अंत में सेटल्ड हो गए यानी बस गए। कहाँ पे? इंग्लैंड में। यानी टी.एस. एलियट का जन्म हुआ USA में और बस कहाँ गए? इंग्लैंड में बस गए। देखिए आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। ए क्लासिस्ट इन लिटरेचर, एन एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजियन and a royalist in politics, he rose to become one of the greatest poets of the 20th century। आइए इसकी हिंदी को देखते हैं, पहले एक एक करके इसके वर्ड्स को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्लासिस्ट दिया गया है। क्लासिस्ट का मतलब होता है, वैसे लोगों को क्लासिस्ट कहा जाता है जो शास्त्रीय प्रणाली को अनुसरण करते हैं। तो ये लिटरेचर में, ये साहित्य में टी.एस. एलियट जो है ना, टी.एस. एलियट ये साहित्य के क्षेत्र में शास्त्रीय प्रणाली का अनुसरण करते थे। क्लासिस्ट मीन्स क्या होता है? शास्त्रीय प्रणाली का अनुसरण करने वाले। अच्छा, इनका रिलीजियन, इनका धर्म कौन सा था? तो इनका धर्म था एंग्लो कैथोलिक। कौन सा धर्म था? एंग्लो कैथोलिक। आगे देखते हैं इनके बारे में क्या लिखा गया। पॉलिटिक्स मीन्स होता है राजनीति। क्या होता है? राजनीति। और रॉयलिस्ट मीन्स होता है राजभक्त। तो राजनीति में यह राजभक्त के रूप में जाने जाते हैं। अच्छा, आगे लिखा गया ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स ऑफ 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी का मतलब होता है 20वीं शताब्दी। तब 20वीं शताब्दी के जितने भी ग्रेटेस्ट पोएट थे, ग्रेटेस्ट पोएट मतलब महान कवियों, 20वीं शताब्दी के महान कवियों में से ये जो टी.एस. एलियट है ना, ये भी एक थे और ये भी जाने जाते हैं 20वीं शताब्दी के महान कवियों के रूप में। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया। ही वॉज ऑल्सो डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ए ड्रामाटिस्ट। आइए इसके हिंदी को देखते हैं, इसके बारे में क्या लिखा गया, इसको समझते हैं। ही वॉज ऑल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ड्रामाटिस्ट। अच्छा, डिस्टिंग्विश्ड मीन्स होता है सबसे अच्छा यानी बेहतर, उत्कृष्ट। डिस्टिंग्विश्ड मीन्स क्या होता है? बेहतर या सबसे अच्छा। तो ये डिस्टिंग्विश्ड क्या थे? क्रिटिक थे, मतलब आलोचक थे। क्रिटिक मीन्स क्या होता है? आलोचक यानी आलोचना करने वाले। एंड ए ड्रामाटिस्ट, और ये क्या थे? और एक ड्रामाटिस्ट भी थे यानी नाटककार भी थे, यानी ये नाटक भी लिखते थे। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1948। इसका मतलब ये हुआ कि इनको ना कौन सा प्राइज़ दिया गया था? नोबेल प्राइज़। कब दिया गया? 1948 में दिया गया था। अच्छा, क्यों दिया गया था? तो फॉर लिटरेचर मतलब साहित्य के लिए, साहित्य के क्षेत्र में ये अच्छा काम किए थे, इनका बहुत ज़्यादा योगदान था साहित्य में, इसलिए इनको कौन सा प्राइज़ मिला? नोबेल प्राइज़। कब मिला? 1948 में मिला। देखते हैं फ्रेंड्स आगे इनके बारे में क्या लिखा गया है। हीज बेस्ट नोन पोएम्स आर। बेस्ट नोन का मतलब होता है
फेमस क्या होता है, फेमस। अब पोएम्स मीन्स क्या होता है, कविताएं होती है, ठीक है। तो हिज बेस्ट नोन पोएम्स यानी इनकी जो प्रसिद्ध जो पोएम्स है, जो फेमस पोएम्स है, उसमें कौन कौन सा है, द वेस्ट लैंड, क्या है, द वेस्ट लैंड। फ्रेंड्स ये जो द वेस्ट लैंड जो लिखा गया है ये पोएम का नाम है, ठीक है। द वेस्ट लैंड इनका कैसा पोएम है, द फेमस पोएम है यानी बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध। आगे लिखा गया एस वेडनेसडे, क्या है, एस वेडनेसडे, इनका ये दूसरा फेमस पोएम है। और तीसरा कौन सा है, फोर क्वार्टेट्स, कौन सा, फोर क्वार्टेट्स। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि उनका ये टी.एस. एलियट का जो फेमस यानी बेस्ट नोन पोएम्स है वो कौन कौन सा है, तो द वेस्टलैंड बोल सकते हैं आप, एस वेडनेसडे भी बोल सकते हैं और फोर क्वार्टेट्स भी बोल सकते हैं। टोटल कितने हो गए, 1 2 3। तो इनके बेस्ट नोन पोएम्स कितने हैं यानी फेमस पोएम्स कितने हैं, तो 3 है। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया, एज ए पोएट एंड स्पोक्स। अच्छा, एज ए पोएट मीन्स होता है कवि और स्पोक्स मीन्स होता है प्रवक्ता। आगे लिखा गया मैन फॉर हिज एज ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। मैं आपको ऑलरेडी बता रखा हूँ 20th सेंचुरी का मतलब क्या होता है। 20th सेंचुरी मीन्स होता है 20वीं शताब्दी। अच्छा, फिलोसफिकल मीन्स होता है दार्शनिक। अच्छा, सोशल मीन्स होता है सामाजिक और इंटेलेक्चुअल मीन्स होता है बौद्धिक। तो आइए इसके हिंदी को आप समझते हैं। एज ए पोएट एंड स्पोक्स मतलब एक कवि और प्रवक्ता के रूप में, मैन फॉर हिज एज मतलब अपने युग के, मैन फॉर हिज एज का मतलब क्या होता है, अपने युग के कवि और प्रवक्ता के रूप में, ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स मतलब ही ट्रूली रिप्रेजेंट्स द इंटेलेक्चुअल, सोशल एंड फिलोसफिकल मूड्स ऑफ द 20th सेंचुरी। अब 20वीं शताब्दी के एक पोएट और स्पोक्स यानी एक प्रवक्ता के रूप में वह वास्तव में, ट्रूली मतलब क्या होता है, वास्तव में जो इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, सामाजिक और दार्शनिक जो मूड्स था, जो मनोदशा था, जो मनोभाव था, उसका उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से क्या प्रतिनिधित्व किया है। रिप्रेजेंट्स मीन्स क्या होता है, प्रतिनिधित्व करना। यानी इनके जितने भी पोएम्स हैं, इनके जितने भी पोएम्स हैं उसको आप पढ़ेंगे ना तो ये अपने समय के किस किस चीज़ को मतलब रिप्रेजेंट करते, प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक, सामाजिक और फिलोसफिकल मूड्स यानी दार्शनिक मनोभाव, मनोदशा को ये क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन से सेंचुरी के, तो 20th सेंचुरी के। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है, द प्रेजेंट पोएम। अच्छा, द प्रेजेंट पोएम का मतलब होता है प्रस्तुत कविता, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम क्या है, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट। ये जो हम पोएम पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, इज़ फ्रॉम हिज कलेक्शन कॉल्ड ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। देखिए इनका जो ये प्रस्तुत कविता है वो जिसका नाम है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, इज़ फ्रॉम मतलब इसको लिया गया है, कहाँ से लिया गया, हिज कलेक्शन मतलब उनका ना एक संग्रह था। कलेक्शन मतलब क्या होता है, संग्रह होता है। इसको हम बुक भी बोल सकते हैं, एक ऐसा बुक जिसमें टी.एस. एलियट के ना सभी कविताएं क्या था, मतलब कलेक्टेड था यानी संग्रहित था, उसको इकट्ठा किया गया था। तो इनका ना एक कलेक्शन, इनका एक संग्रह है जिसका नाम क्या है, ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। इसी से मैकियावेली द मिस्ट्री कैट पोएम को लिया गया है। तो इसको ना, ये मैकियावेली द मिस्ट्री कैट को हम लोग ओल्ड पोएम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स का एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हैं, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा या पार्ट भी कह सकते हैं। आगे देखिए क्या लिखा गया है, व्हिच वाज मेड इनटू ए वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन स्टेज बाय द ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वेबर। देखिए ये जो ग्रेट कंपोजर है इसका मतलब होता है महान संगीतकार, जिनका नाम क्या था, सर एंड्रयू लॉयड वेबर। इनके द्वारा सक्सेसफुल म्यूजिक मतलब एक सफल म्यूजिक के साथ, संगीत के साथ इसको स्टेज पे यानी मंच पे क्या किया गया था, मतलब प्रस्तुत किया गया था। इनकी जो कविता है मैकियावेली द मिस्ट्री कैट, इसको एक महान संगीतकार यानी ग्रेट कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वेबर के द्वारा स्टेज पर, मंच पे क्या किया गया था, गाया गया था, यानी इसका प्रस्तुतिकरण किया गया था। किनके द्वारा, द महान कंपोजर सर एंड्रयू लॉयड वेबर के द्वारा। आगे देखिए इनके बारे में क्या लिखा गया है, पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा गया इट इज़ ए लाइट पोएम। अच्छा, लाइट पोएम मीन्स होता है हल्की, क्या होता है, हल्की या हल्का भी होता है। इट इज़ ए लाइट पोएम मतलब यह एक हल्की कविता है। पोएम मीन्स क्या होता है, कविता होता है। देखिए क्या लिखा गया है, इन द मॉक हीरोइक वेन। अच्छा, मॉक हीरोइक
विन का अर्थ होता है झूठी बीरस वाली कविता। देखिए, तो ये जो मतलब मैकेविटी द मिस्ट्री कैट जो है ना, ये मॉक हीरोइक वेन में लिखी गई है। मॉक हीरोइक वेन में मतलब एक बिल्ली की एक झूठी कहानी है, एक बिल्ली की झूठी वीरता वाली ये कहानी है। आगे देखिए इसमें क्या लिखा गया है। सॉरी, ये कविता है लेकिन इसमें कविता के माध्यम से ही कहानी बताया गया है। आगे क्या लिखा गया, इट डज नॉट नीड एनी सोलेमन और डिटेल एनालिसिस। इसके हिंदी को समझते हैं। इट डज नॉट नीड मतलब इसकी आवश्यकता नहीं है, मतलब ज़रूरत नहीं है। किसकी आवश्यकता नहीं है, तो एनी सोलेमन मतलब किसी, सोलेमन मीन्स होता है गंभीर, तो किसी गंभीर, और डिटेल मतलब होता है विस्तृत, किसी गंभीर और विस्तृत एनालिसिस और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। इट्स चार्म, चार्म मतलब होता है सुंदरता। ये जो पोएम है इसकी सुंदरता, इट्स चार्म कम्स फ्रॉम इट्स नीट राइम्स एंड गैलोपिंग रिदम्स एज वेल एज द कॉमिक इफेक्ट ऑफ ए मॉन्स्टर क्रिमिनल हु इज़ इन फैक्ट कैट। देखिए, इसकी जो सुंदरता है, इस पोएम की जो चार्म्स है, इसकी जो सुंदरता है वो आती है किस चीज़ से आती है, तो इसका जो राइम्स है, इसका जो राइम्स है मतलब इसमें जो वर्ड्स का यूज़ किया गया, जिस राइमिंग वर्ड्स का यूज़ किया गया है वो वर्ड्स कैसे हैं, नीट एकदम साफ़ सुथरी वर्ड्स की वजह से, राइमिंग वर्ड्स की वजह से, एंड गैलोपिंग रिदम्स, और इस कविता का जो लय है वो बिल्कुल कैसा है, वो सरपट, गैलोपिंग में होता है सरपट, तो एकदम इसकी जो सरपट लय है और इसकी जो साफ़ सुथरी जो तुकांत शब्द है, इसकी वजह से इस कविता के सुंदरता और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे देखिए, और इसकी सुंदरता कैसे बढ़ती, एज वेल एज, साथ ही द कॉमिक इफेक्ट, कॉमिक इफेक्ट मीन्स क्या होता है, हास्य प्रभाव, तो इसका जो मतलब इफेक्ट बढ़ता है वो कॉमिक हास्य इफेक्ट की वजह से भी मतलब इसके मतलब चार्म यानी इसकी सुंदरता बढ़ जाती है। तो किसके हास्य इफेक्ट से, तो ए मॉन्स्टर क्रिमिनल मीन्स होता है, मॉन्स्टर मीन्स होता है राक्षसी, और क्रिमिनल का अर्थ तो आपको पता ही है। तो एक राक्षसी क्रिमिनल का जो कॉमिक इफेक्ट है, जो हास्य प्रभाव है, इससे भी इस कविता के क्या बढ़ जाता है, सुंदरता बढ़ जाता है, यानी चार्मिंग इसमें आ जाता है। हु इज़ इन फैक्ट ए कैट, और ये जो मॉन्स्टर क्रिमिनल है वो रियल में क्या है, एक बिल्ली है। क्या है, एक बिल्ली है, और उस बिल्ली का नाम क्या है, मैकेविटी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, और मेरे वीडियो को लाइक करने के बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है CK एजुकेशन हब, आप मेरे इस चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो में इतना ही बताऊंगा क्योंकि ये लंबी कविता है, इसलिए इसके लिए मैं इसका दूसरा पार्ट 2 बनाऊंगा। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।